नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो जो हम बना रहे हैं वो आपका एनसीएफ 2005 पर आधारित होगा, जो कि काफी इंपोर्टेंट रहेगा आपकी यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी टेट एग्जाम में। और एनसीएफ का फुल फॉर्म अधिकतर पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। एनसीएफ को हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये याद रखिएगा, है ना। हिंदी में भी पूछा जाता है और इंग्लिश में भी पूछा जाता है। संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको फटाफट उसका आंसर देना है ना। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। टॉप 50 प्रश्न यहाँ पर आपको दिए जाएंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और थोड़ा बहुत भी आपको यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है ना। इसी प्रकार के यदि आपको और भी वीडियो चाहिए तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, और काफी अच्छा प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई इसका पूरा नाम पूछा जाता है, तो इसका पूरा नाम क्या है? एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अभी हमने आपको बताया न्यू करिकुलम फाउंडेशन है क्या, नेशनल चाइल्ड फ्रेमवर्क है क्या, नेशनल करिकुलम फॉर्मेट है क्या। क्या है एनसीएफ 2005 का पूरा नाम? तो अभी मैंने आपको बताया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, है ना। ये इसका पूरा नाम है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भैया इसके अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 या फिर एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? प्रोफेसर यशपाल के द्वारा, राजपूत के द्वारा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल के द्वारा या फिर आचार्य राममूर्ति के द्वारा। तो ये भी सरल सा प्रश्न है, जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर आपको आना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता की हम बात करें तो प्रोफेसर यशपाल जी होंगे, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठचर्या में सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से एक थीम कौन सी है? देखिए, थीम का मतलब होता है विषय। क्या होता है भैया? विषय, है ना। एक होता है थीम और एक होती उप थीम। तो यहाँ पर उप थीम के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं और थीम के बारे में पूछ सकते हैं। थीम का मतलब विषय और उप थीम का मतलब होता है उप विषय। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, इसमें से कौन सी थीम है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कितने प्रकार की थीम बताई गई है। तो 6 प्रकार की थीम बताई गई। कितने प्रकार की भैया? 6 प्रकार की। अब इन 6 प्रकार में से कौन सा एक प्रकार है? पहले हम यहाँ पर 4 विकल्पों को देख लेते हैं, आंसर को देख लेते हैं, उसके बाद इन 6 प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो क्या पौधा है, क्या पशु, आश्रय या फिर हमारे चारों ओर परिवर्तन। तो यदि हम थीम की बात करें, थीम की यहाँ पर बात की जा रही है, तो यदि हम यहाँ पर थीम की बात करें तो आश्रय, जो आश्रय है एक प्रकार का क्या है? ये थीम है। थीम कितने प्रकार की मैंने आपको बताया, आंसर क्या हो जाएगा आपका? आश्रय। थीम कितने प्रकार की मैंने आपको बताई? 6 प्रकार की, है ना। तो यहाँ पर 6 प्रकार कौन कौन से होंगे मैं यहाँ पर लिख देता हूं। परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र, ये पहली थीम हो गई। दूसरी थीम होती है आपकी भोजन। तीसरे नंबर पर आता है आपका जल। चौथे नंबर पे है आपका आश्रय। 5वें नंबर पे आपकी यात्रा और 6ठे नंबर पे है आपकी वे चीजें जो हम बनाते हैं, वे चीजें जो हम बनाते हैं। थोड़ी हेडराइटिंग ऐसी आ रही मेरी इस पे, है ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। ये थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। परिवार एवं मित्र, भोजन, जल, आश्रय, यात्रा, वे चीजें जो हम बनाते हैं। 6 प्रकार की थीम होती हैं। अब इसमें उप थीम भी होती है। यदि आपसे सीधा सीधा पूछे कि भाई इन 6 थीमों में से कौन सी थीम जिसकी उप थीम होती है, तो मात्र एक ऐसा थीम है जिसकी उप थीम होती है, वो है परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र की 4 प्रकार की उप थीम होती है। कितने प्रकार की होती है भैया? 4 प्रकार की उप थीम किसकी होती है? परिवार एवं मित्र की। याद रखिएगा, वो उप थीम में कौन कौन से आ जाते हैं? आपके रिश्ते आ जाते हैं, है ना। आपके क्या बोलते हैं उसको, काम और खेल आ जाता है, काम और खेल। उसके बाद आपका जानवर आ जाते हैं, तीसरे नंबर पे जानवर, ये दूसरा नंबर है ना, जानवर आ जाता है आपका। और चौथे नंबर पर आते हैं पौधे। तो 4 प्रकार की उपथीम बताई गई किसकी? परिवार एवं मित्र की। तो याद रखिएगा, उपथीम अलग होती है और थीम अलग होती है। तो यहाँ पर आश्रय है, इसमें देखिए चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उपथीम कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। सॉरी, उपथीम आपकी 4 प्रकार की होती है और थीम आपकी 6 प्रकार की होती है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी, उसके बारे में आपको बता चुका हूं। चौथा प्रश्न, एनसीएफ 2005 किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया था? जैसे कि हमने आपको बताया कि इसके
अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोफेसर यशपाल के द्वारा। किसके यहां पर पूछ लिया गया कि भाई एनसीएफ 2005 किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई थी? सीबीएसई द्वारा की गई थी कि एनसीईआरटी के द्वारा, यूजीसी या फिर एनआईओएस, किसके द्वारा की गई थी? अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये की गई थी आपकी एनसीईआरटी। किसके द्वारा? एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। तो ये याद रखिएगा, बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अब इसे प्रकाशित कब किया गया था ये आपको पता होना चाहिए, और ये तो सरल सा प्रश्न भैया, आपको पता है क्योंकि इसी में यहाँ पर लिखा हुआ भैया एनसीएफ 2005 कब प्रकाशित हुआ था? 1 में, 3 में, 5 में या फिर 7 में। तो यहाँ पर सन जुड़ा हुआ है एनसीएफ के बाद में। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब प्रकाशित होता है तो उसका सन पीछे लिखा जाता है। तो एनसीएफ 2005 यानी कि कब प्रकाशित हुआ था? 2005 में, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य देख लेते हैं, इसके बारे में हमने जान लिया। उद्देश्य देख लेते हैं भैया, क्या उद्देश्य? परीक्षा प्रणाली में सुधार करना है क्या इसका उद्देश्य? शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना है क्या? विद्यालय भवनों का विकास करना है क्या? फिर शिक्षकों की भर्ती करना है क्या? भैया एनसीएफ 2005 का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। सही आंसर होगा इसका, शिक्षा को किस प्रकार बनाना? बाल केंद्रित बनाना, इसका क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। एनसीएफ 2005 के निर्माण में कौन सी समिति का योगदान है? अब उस समिति के बारे में आपको बताना जिसका योगदान है एनसीएफ 2005 में। किसका भाई? कोठारी आयोग का है क्या? यशपाल समिति का, राम मूर्ति समिति या फिर राधा कृष्णन आयोग? क्या होगा सही आंसर? 7वें का। साथ साथ आपको भी आंसर देना हर एक प्रश्न का, है ना। गलत दीजिए, सही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर पता भी चलेगा कि हाँ मेरा जो आंसर मैंने बताया है वो सही है या गलत। अपना यहाँ पर आकलन भी करना है साथ में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? आपका यशपाल समिति। एनसीएफ 2005 के निर्माण में कौन सी समिति का योगदान रहा है? यशपाल समिति का योगदान रहा है। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 का मुख्य सिद्धांत, अब यहां पर देखिए सिद्धांत पूछ लिया गया आपसे। रटने पर जोर देता है क्या? तो रटने पर जोर बिल्कुल नहीं देता है। परीक्षा उन्मुख शिक्षा, सीखना आनंदमय बनाना या फिर अनुशासन आधारित शिक्षा, क्या होगा? तो यहां पर देखिए इसका मुख्य जो सिद्धांत है एनसीएफ 2005 का, जो शिक्षा होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए, या फिर जो टीचर जो सिखाते हैं किस प्रकार का होना चाहिए? आनंदमय होना चाहिए। सीखना आनंदमय होना चाहिए, मुख्य सिद्धांत है इसका एनसीएफ 2005 का। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में कितने प्रमुख क्षेत्र यानी कि एरियाज बताए गए हैं ये आपको बताना है। तो क्या 3, 4, 5 या फिर 6? कितने एरिया बताए गए हैं या फिर प्रमुख क्षेत्र बताए गए हैं? तो 4 प्रकार के बताए गए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? विद्यालय पाठचर्या, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन और शिक्षक एवं शिक्षण संसाधन। ये 4 प्रकार के एरियाज यानी कि प्रमुख क्षेत्र बताए गए जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के प्रत्युत्तर में सीबीएसई ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? इसे किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था ये पूछा गया भैया। 2005, 9, 21 या फिर 16? तो यहाँ पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन की बात की जा रही है, तो 2009 में इसे प्रस्तावित किया गया था। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में कौन सा विषय पहली बार एकीकृत रूप में शामिल किया गया था? पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, गणित या फिर सामाजिक विज्ञान? एनसीएफ 2005 में कौन सा विषय पहली बार एकीकृत रूप में शामिल किया गया था? इसके बारे में आपको बताना है। सही आंसर हो गया पर्यावरण अध्ययन, जिसे ईवीएस भी कहा जाता है ना। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 का नारा क्या है भैया? ये हमने देख लिया, इसका पूरा नाम देख लिया, इसका मुख्य उद्देश्य देख लिया, इसकी अध्यक्षता के बारे में जान लिया, है ना। अब बात करेंगे कि इसका नारा क्या था। लर्निंग बाय रोट होगा, लर्निंग विदाउट बर्डन होगा, एजुकेशन फॉर ऑल होगा या फिर जॉयफुल लर्निंग होगा। तो एनसीएफ 2005 का नारा सभी को पता है, लर्निंग विदाउट बर्डन। मतलब इसका क्या होता है? बोझ रहित शिक्षा यानी कि बिना बोझ के शिक्षा। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 90 में, 92 में, 93 में या फिर 95 में? तो लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि बिना बोझ के शिक्षा जो रिपोर्ट है ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो याद रखिएगा ये 1993 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1993 में। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
एनसीएफ 2005 में कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ यहां पर पूछा गया है कि कंस्ट्रक्टिविज्म का अर्थ क्या है। ज्ञान रटना हो जाएगा, ज्ञान निर्माण हो जाएगा, ज्ञान दोहराना हो जाएगा, या फिर ज्ञान लिखना हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म का जो अर्थ होता है वो होता है रचनावाद। क्या होता है इसका अर्थ? रचनावाद, या फिर कह सकते हैं ज्ञान निर्माण, है ना। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। यदि यहाँ पर रचनावाद होता तो भी आपका क्या हो जाता? सही आंसर हो जाता। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? यहां पर शिक्षक की भूमिका पूछी गई है। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का स्रोत, मार्गदर्शक एवं सहायक, या फिर अनुशासन अधिकारी। यहां पर एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका पूछी गई है, कैसी होनी चाहिए? तो सही आंसर होगा शिक्षक जो होगा मार्गदर्शक होगा और सहायता करने वाला होगा, यानी कि मार्गदर्शक एवं सहायक। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। एनसीएफ 2005 में कितनी कक्षाओं को प्राथमिक स्तर माना गया है, यानी कौन सी कक्षा से कितनी कक्षा तक माना गया? प्राथमिक स्तर पूछा गया है। 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6 या फिर 1 से 3, सभी को पता है। यहाँ पर देखिए एनसीएफ 2005 की बात की जा रही प्राथमिक स्तर की, तो कक्षा 1 से 5वीं तक की जो कक्षा होती है वो प्राथमिक स्तर की कक्षा माना गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ पूछा गया, क्या होता है भैया? केवल पुस्तक होती है, केवल परीक्षा होती है, सभी शिक्षण अनुभव होता है, या फिर केवल विषय होता है। तो याद रखिएगा हमेशा जहां पर केवल शब्द आ जाए वो कभी भी सही आंसर नहीं होगा यदि वो पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें नहीं आए, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ कौन सा नहीं है। यदि ये आ जाता तो कहीं ना कहीं हम ए, बी और डी इन तीनों में से एक विकल्प चुन सकते थे, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया, यानी कि यहाँ पर नहीं लगाया गया है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, यदि यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न नहीं पूछा गया, पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है, तो उसमें केवल कभी भी विकल्प, यदि विकल्प में 4 विकल्पों में केवल लिखा हुआ है वो कभी भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर आसानी से आप आंसर ढूंढ सकते हैं कि भाई केवल पुस्तक नहीं होगा, केवल परीक्षा नहीं होगा, केवल विषय नहीं होगा, क्या होगा? सभी शिक्षण अनुभव पाठ्यक्रम का अर्थ होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो छोटी सी ट्रिक थी, इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि प्रश्न कैसा पूछा गया। पॉजिटिव पूछा गया है तो केवल आपको जितने भी विकल्प है सारे गलत होंगे वो, है ना। यदि नेगेटिव पूछा गया तो कहीं ना कहीं उनमें आपका आंसर छुपा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। एनसीएफ 2005 में कौन सा मूल्यांकन पद्धति सुझाई गई? यहाँ पर कौन सी मूल्यांकन पद्धति सुझाई गई भैया? समरेटिव सुझाई गई है, फॉर्मेटिव सुझाई गई है, कंटिन्यूज एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन सुझाई गई, या फिर एनुअल एग्जाम सुझाई गई है। आपने CCE का नाम सुना होगा, वही है आपका ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसे कहा गया। क्या कहा गया इसे? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहा गया CCE को, यानी कि तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर सी निकाला, यहाँ का सी निकाला और यहाँ का ई निकाला, CCE यहाँ पर हो गया। तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका सही आंसर होगा। ये मूल्यांकन पद्धति सुझाई गई है, तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों में क्या विकसित होना चाहिए? रटने की क्षमता, अनुशासन, चिंतन और सृजनशीलता, परीक्षा देने की क्षमता। एनसीएफ 2005 के अनुसार बताया है बच्चों में क्या विकसित होना चाहिए। रटने की क्षमता नहीं, अनुशासन हो सकता है, परीक्षा देने की क्षमता हो सकता है, लेकिन इससे भी अच्छा क्या है? इससे भी अच्छा विकल्प कौन सा है? चिंतन और सृजनशीलता। क्या होना चाहिए बच्चों में? विकसित चिंतन और सृजनशीलता होनी चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। एनसीएफ 2005 में कितनी अवस्थाओं में विद्यालय शिक्षा बांटी गई है? 2, 3, 4 या फिर 5? देखिए एनसीएफ 2005 के बारे में आपको बताना है तो यहां पर 3 भागों में बांटी गई। कितनी भागों में? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से भैया? आपका प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक। जैसा कि अभी हाल ही में एनईपी 2020 लागू की गई है तो इसमें पूछा जाए तो 5 भाग है, लेकिन यहाँ पर एनसीएफ 2005 के बारे में पूछे तो उसमें 3 भागों में बांटी गई है। पहला है आपका प्राथमिक, दूसरा उच्च प्राथमिक और तीसरा माध्यमिक, जिसके बारे में सभी को पता है और सभी ने पढ़ा भी है इसको, है ना। तो बी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एनईपी 2020 यदि आपको देखना है तो हमने इस पर भी वीडियो बनाए हैं, देखना है देख लीजिएगा, हर एक चीज को डिटेल में समझाया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित या फिर विषय केंद्रित? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा।
एनसीएफ 2005 में किस प्रकार के अधिगम पर बल दिया गया है? कौन सा प्रकार है भैया? रटकर सीखना तो कभी भी इसमें नहीं बताया गया है। परीक्षा उन्मुख अधिगम, अनुभव आधारित अधिगम या फिर अनुशासन आधारित अधिगम, किस प्रकार के अधिगम पर बल दिया है? तो याद रखिएगा अनुभव आधारित अधिगम। किस प्रकार का बल दिया गया है अधिगम पर? अनुभव आधारित अधिगम पर बल दिया है, अनुभव पर सीखना बताया गया है। तो तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा का अर्थ बताना। भाई समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा, तो मैंने क्या बताया, देखिए पॉजिटिव प्रश्न केवल आ जाए तो बिल्कुल गलत होगा। केवल विशेष बच्चों की शिक्षा ये भी नहीं होगा। सभी प्रकार के बच्चों के साथ लेकर चलना और बालक बालिकाओं को अलग अलग पढ़ाना, तो अलग अलग हो नहीं सकता। क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के बच्चों को साथ लेकर चलना, ये होता है समावेशी शिक्षा का अर्थ एनसीएफ 2005 में। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में लिंग समानता, जेंडर इक्वलिटी किस स्तर पर लागू होनी चाहिए? केवल उच्च माध्यमिक स्तर पर लिंग समानता के बारे में पूछा गया है, केवल शिक्षक प्रशिक्षण में, शिक्षा के सभी स्तरों में, या फिर केवल बालिकाओं के लिए। यदि जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जहां पर केवल आ जाए वो क्या हो जाएगा? कभी भी आपका आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है। यदि यहां पर पूछा जाता कि एनसीएफ 2005 में लिंग समानता किस स्तर पर लागू नहीं होनी चाहिए, तो आप इन तीनों विकल्पों में से कहीं ना कहीं आंसर चुन सकते थे। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव प्रश्न, तीन विकल्प आपका कट हो गए। क्या हो बन जाएगा आपका सही आंसर? शिक्षा के सभी स्तरों पर लागू होना चाहिए एनसीएफ 2005 में लिंग समानता। तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि आपको आंसर नहीं भी पता है तो आप यहाँ पर इस प्रकार से आंसर पता कर सकते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक को क्या होना चाहिए? अनुशासन प्रिय होना चाहिए, नियंत्रक होना चाहिए, मार्गदर्शक व सहयोगी, या फिर निरीक्षक होना चाहिए। थोड़ी देर पहले ही हमने इस पर चर्चा की थी। क्या बताया था भैया आंसर? उन्हें मार्गदर्शक साथ में सहयोगी होना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार एलिवेशन का उद्देश्य क्या है? यहां पर एलिवेशन का उद्देश्य बताना है। क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को अंक देना, बच्चों को दंडित करना, सीखने की प्रगति समझना, या फिर परीक्षा में उत्तीर्ण कराना। क्या हो जाएगा 26वें का सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीखने की प्रगति समझाना। क्या हो जाएगा? सीखने की प्रगति समझाना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में सुझाए गए मूल्यांकन प्रक्रिया कौन सी है? ये प्रश्न देखिए रिपीट हो गया है ना। सीसीई मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? सीसीई। तीसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? यहां पर सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण में किस पर बल देना चाहिए? उत्तर याद करने पर, सोचने और प्रश्न पूछने पर, परीक्षा की तैयारी पर, या फिर लिखने की गति पर। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण किस पर बल देता है? सीधा सीधा प्रश्न ये पूछा गया है और सही आंसर क्या होगा आपका? सोचने और प्रश्न पूछने पर बल देता है। बी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा गया कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? विकल्प आपके केवल व्याकरण शिक्षा। क्या बताया था मैंने? जहां पर केवल आ जाए वो तो बिल्कुल गलत होगा, है ना, उसको पढ़ो मत भले। अगला है बोलने, पढ़ने, लिखने और सोचने की क्षमता विकसित करना, कठिन शब्द याद करना, या फिर परीक्षा की तैयारी करवाना। भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार, तो इसका अर्थ होता है या फिर उद्देश्य होता है बोलने, पढ़ने, लिखने और सोचने की क्षमता को क्या करना भैया? विकसित कराना। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षण के लिए कौन सी नीति अपनाई गई? कौन सी नीति अपनाई गई? द्विभाषी नीति, त्रिभाषा सूत्र, एक भाषा नीति, या फिर बहुभाषा नीति। क्या हो जाएगा आपका 30वें का सही आंसर? तो इसमें आ जाएगा आपका त्रिभाषा सूत्र। क्या हो जाएगा? त्रिभाषा सूत्र। तीन भाषा को अपनाया गया था एनसीएफ 2005 में। तो बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? रटकर, प्रश्नोत्तर पद्धति से, अनुभव और आसपास के जीवन से जोड़कर, केवल पुस्तक से। तो यहां पर देखिए सही आंसर आप सभी पहचान गए होंगे, है ना। ज्यादा कोई डिफिकल्ट इसका आंसर नहीं है। क्या भैया? अनुभव के साथ साथ आसपास के जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए आपका ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा गया। भैया गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा?
सूत्र याद कराना, समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, कठिन प्रश्न हल कराना या फिर रटने की आदत डालने। 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो समस्या समाधान क्षमता को क्या करना भैया, विकसित करना। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि एनसीएफ 2005 में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या बताना है। यहां पर देखिए ईवीएस का भी पूछा गया है, गणित का भी पूछा गया है और अब विज्ञान शिक्षण का पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या बताया गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, वैज्ञानिक तथ्य याद कराना, प्रयोग की नकल कराना, परीक्षा के लिए पढ़ाना। तो यहां पर भी क्या विकसित कराना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये इसका उद्देश्य बताया गया है विज्ञान शिक्षण का। तो पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में सामाजिक विज्ञान को कैसे देखा गया है, अब सामाजिक विज्ञान के बारे में पूछा गया है। रटने योग्य विषय है क्या ये, आलोचनात्मक सोच का विषय है, परीक्षा का विषय या फिर कठिन विषय, किस प्रकार का विषय है, सामाजिक विज्ञान पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये आलोचनात्मक सोच का विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा आर्ट एजुकेशन के बारे में पूछा गया है, इसका उद्देश्य क्या है। एनसीएफ 2005 में बच्चों को चित्रकारी सिखाना है, रचनात्मकता और संवेदनशीलता बढ़ाना है, परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना है या फिर शौक पूरा करना है। आर्ट एजुकेशन के बारे में यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है, सही आंसर होगा रचनात्मकता और संवेदनशीलता बढ़ाना, है ना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार शारीरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा के बारे में पूछा गया है, क्यों आवश्यक है, परीक्षा के लिए आवश्यक है, शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, मनोरंजन हेतु या फिर विद्यालय समय बढ़ाने के लिए। तो सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। शारीरिक शिक्षा के बारे में पूछा गया है तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। एनसीएफ 2005 में वर्क एजुकेशन यानी कि कार्य शिक्षा को किससे जोड़ा गया है, खेलकूद से, सामाजिक जीवन और अनुभवों से, घर के कामों से या फिर परीक्षा से। तो ये भी सरल सा प्रश्न है, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। वर्क एजुकेशन की बात की जा रही है तो ये सामाजिक जीवन और अनुभवों से जोड़ा गया है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्य शिक्षा वैल्यू एजुकेशन की बात की जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, धार्मिक ज्ञान देना होगा, परीक्षा की तैयारी करवाना, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना या फिर अनुशासन लागू करना। 4 विकल्प हैं, आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए मूल्य शिक्षा वैल्यू एजुकेशन की बात की जा रही है तो नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 में आईसीटी यानी कि सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग किस लिए बताया गया है। केवल कंप्यूटर सिखाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, बच्चों का मनोरंजन करने के लिए या फिर परीक्षा में सहायता के लिए। किस लिए उपयोगी बताया गया है इसके बारे में आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए इसका उपयोग बताया गया है। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए। डर और अनुशासन वाला, सहयोगपूर्ण और आनंददायक होना चाहिए, सख्त और औपचारिक या फिर प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए। सरल सा प्रश्न है, विद्यालय का वातावरण के बारे में पूछा गया है तो सहयोगपूर्ण के साथ साथ आनंददायक होना चाहिए। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार बालिका शिक्षा का लक्ष्य क्या होगा। केवल साक्षर बनाना, समाज अवसर और सशक्तिकरण, नौकरी के लिए तैयार करना या फिर परीक्षा पास करवाना। तो ये भी सरल सा प्रश्न है, बालिका शिक्षा का लक्ष्य पूछा गया है तो समान अवसर देना, साथ में सशक्तिकरण करना। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। एनसीएफ 2005 में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए क्या सुझाव दिया गया है। एक बार का प्रशिक्षण पर्याप्त है, निरंतर व्यावसायिक विकास आवश्यक है, केवल प्रमाण पत्र देना या फिर परीक्षा आधारित प्रशिक्षण। क्या होगा सही आंसर। सही आंसर होगा यहाँ पर निरंतर व्यावसायिक विकास आवश्यक है। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार असेसमेंट का केंद्र क्या होगा। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन। क्या होता है, लिख देता हूं यहां पर, मूल्यांकन। असेसमेंट का तो मूल्यांकन का केंद्र क्या है, सीधा सीधा ये पूछा गया, शिक्षक, छात्र, पाठ्य पुस्तक या फिर परीक्षा बोर्ड। सही आंसर क्या होगा।
तो यहां पर देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार असेसमेंट यानी कि जो मूल्यांकन होता है इसका केंद्र होता है आपका छात्र। कौन होगा? छात्र होगा। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में पाठ्यपुस्तक को क्या माना गया है? ज्ञान का एकमात्र स्रोत माना गया है, मार्गदर्शक साधन, परीक्षा की कुंजी या फिर शिक्षक का स्थानापन्न। पाठ्य पुस्तक को क्या माना गया? एनसीएफ 2005 के अनुसार सही आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक साधन माना गया है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। एनसीएफ 2005 में अभिभावकों की भूमिका पूछी गई, क्या है? बच्चों पर दबाव डालना, बच्चों को सहयोग और प्रेरणा देना, केवल परीक्षा की निगरानी करना या फिर शिक्षकों को नियंत्रित करना। क्या होगा सही आंसर? तो यहां पर देखिए एनसीएफ 2005 में अभिभावकों की भूमिका पूछी गई है, तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों को सहयोग और प्रेरणा देना। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। एनसीएफ 2005 में स्कूल और किस रूप में देखा गया है? परीक्षा का केंद्र, ज्ञान बांटने की जगह, सीखने और अनुभव करने का स्थान या फिर अनुशासन सिखाने की जगह। क्या है भैया? एनसीएफ 2005 में स्कूल को किस रूप में देखा गया है? सीधा सीधा पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा सीखने और अनुभव करने का स्थान माना गया है या फिर देखा गया है इस रूप में। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? केवल सुनकर, करके, देखकर और सोचकर, रटकर या फिर लिखकर। तो सरल सा प्रश्न है, बच्चे कैसे सीखते हैं? करके सीखते हैं, देखकर सीखते हैं और सोचकर सीखते हैं। बी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एनसीएफ का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? परीक्षा में सफलता, शिक्षा को आनंदमय और सार्थक बनाना, विद्यालय अनुशासन बढ़ाना या फिर सरकारी नीतियों को लागू करना। अंतिम उद्देश्य पूछा गया है तो शिक्षा को क्या करना भैया? आनंदमय बनाकर उसे सार्थक बनाना। बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 किन सिद्धांतों पर आधारित थे? देखिए यहां पर मैंने बात की थी कि भैया इसका अर्थ क्या होता है, तो रचनावाद होता है ना। तो यहां पर देखिए किस सिद्धांत पर आधारित है, सीधा सीधा पूछा गया है। तो ये ज्ञान प्रसारण, रचनावाद, अनुशासन या फिर परीक्षा प्रणाली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका रचनावाद सही आंसर हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा रचनावाद। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है। टोटल यहाँ पर 50 प्रश्न की बात की थी, यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न शायद एक्स्ट्रा मैंने रखे थे, 53 प्रश्न है इसमें। तो और बात करेंगे 2-3 प्रश्न की। पहले इसका आंसर जान लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा किसकी ओर ले जानी चाहिए? नौकरी की ओर, अंक प्राप्ति की ओर, जीवन कौशल और मानवता की ओर, परीक्षा की तैयारी की ओर। तो यहाँ पर एनसीएफ 2005 के अनुसार बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा जीवन कौशल के साथ साथ मानवता की ओर ले जाना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार किस स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा पर बल देता है? माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर या फिर उच्च शिक्षा स्तर। मातृभाषा की बात की जा रही है। सरल सा प्रश्न है, किस पर, कौन से स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में पाठ्यक्रम की रूपरेखा किस पर आधारित है? पाठ्यक्रम की रूपरेखा विषय केंद्रित है, परीक्षा केंद्रित, बाल केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित। ये भी सरल है। क्या सही आंसर हो जाएगा भैया? बाल केंद्रित, है ना। चलिए अगला और ये अंतिम प्रश्न है। टोटल 53 प्रश्न रखे थे यहाँ पर मैंने। अंतिम प्रश्न एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का अर्थ पूछा गया। शिक्षा का अर्थ क्या होगा? अंक प्राप्त करना, रोजगार प्राप्त करना, समाज में नाम कमाना या फिर सर्वांगीण विकास करना। सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वांगीण विकास करना, ये अर्थ होता है शिक्षा का। तो ये एनसीएफ 2005 के टोटल 53 प्रश्न थे। तो ये यहीं पर समाप्त होता है ये वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है। मैंने आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो डिसलाइक जरूर करना, तो हमें पता चल सके कि भाई किस प्रकार के आपको वीडियो चाहिए, है ना। और कमेंट करके जरूर बताना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है? लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।